हाय गाइज, आज मैं लाया हूँ वॉयेजर्स, एक साइंस फिक्शन स्पेस फिल्म जो रिलीज हुआ है साल 2021 में। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। आने वाले भविष्य में धरती का तापमान दिन ब दिन बढ़ने लगेगा और सूखे और अकाल के चलते कुछ सालों बाद धरती इंसान के रहने लायक नहीं बचेगी। अब इसे जानने के बाद तमाम साइंटिस्ट एक नए ग्रह की तलाश करने लगा जहां कॉलोनी बसाकर इंसान की नस्ल को बचाया जा सके, और साल 2063 में उन्हें एक ऐसा ही ग्रह मिल गया। अभी साल है 2063। अब क्योंकि धरती कुछ सालों में बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जरूरी था कि उस नए ग्रह में जाने का मिशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस वॉयज को मतलब धरती से उस नए ग्रह की यात्रा को पूरे 86 साल लगने वाला था। इसलिए प्रोटोकॉल बनाया गया कि जो क्रू मेंबर्स होंगे वो शिप में ही रिप्रोड्यूस करेंगे, और फिर जो उनके बच्चे होंगे वो भी बड़े होकर रिप्रोड्यूस करेंगे। इस तरह जब तक वो उस नए ग्रह तक पहुंचेंगे तब तक जो थर्ड जनरेशन होगा, मतलब कि ग्रैंड चिल्ड्रंस, वो यंग होंगे और वो लोग उस नए ग्रह में इंसान की नस्ल को बरकरार रखेगा। अब क्योंकि ये थर्ड जनरेशन मिशन थी, इसीलिए जरूरी था कि जो क्रू हो वो स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और इंटेलिजेंट हो। इसके लिए धरती के सबसे होनहार और काबिल लोगों को सिलेक्ट किया गया और उनके शुक्राणु और डिंबाणु को लेकर 30 टेस्ट ट्यूब बेबीज को लैब में ही जन्म दिया गया। इन बेबीज को एक कंप्लीट आइसोलेशन चेंबर में रखा गया ताकि मिशन के दौरान वो लोग अर्थ को मिस ना करें। रिचर्ड, जो कि एक साइंटिस्ट थे, काउंसिल को बताता है कि वो बच्चों को वो हर तरह की ट्रेनिंग दे रहा है जिससे कि वो मिशन के दौरान आने वाले हर तरह के खतरों का सामना कर सके। रिचर्ड खुद बच्चों को ट्रेनिंग देता है और वो उनसे बहुत ही घुल मिल कर रहता है, इसीलिए बच्चे भी उसे काफी पसंद करते हैं। उनके साथ रहकर रिचर्ड का उनसे एक लगाव सा हो जाता है और इसीलिए वो उनके साथ जाने का फैसला करता है। इस पर मिशन कप्तान उसे समझाती है कि उन्होंने बच्चों को इसीलिए चेंबर में रखा है ताकि वो लोग अर्थ को कभी मिस ना करे, ना ही सनलाइट को, इस खुले आसमान को, और ना ही किसी अपनों को। मगर वही रिचर्ड के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। पर रिचर्ड नहीं मानता और कहता है कि उसकी भी यहाँ कोई नहीं है, अब सिर्फ वो बच्चे ही हैं जो उसके अपने हैं। वो उनके साथ रहना चाहता है ताकि उसे तसल्ली हो कि वो लोग खुद को संभाल सकता है। उन्हें किसी की जरूरत है जो उनका ख्याल रखे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। साथ ही रिचर्ड कहता है कि अभी भी उन बच्चों के ट्रेनिंग को 3 साल बाकी है, और अगर रिचर्ड उनके साथ जाए तो वो लोग 7 साल के बजाय 4 साल में ही लॉन्च कर सकता है। इस तरह अपनी बातों से रिचर्ड उसे मना ही लेता है। ठीक 4 साल बाद वॉयज शुरू हो जाता है और रिचर्ड 29 बच्चों के साथ धरती से विदा ले लेता है। बच्चों को अर्थ से बाहर शिप में डाला जाता है जहां का पूरा डेकोरेशन बिल्कुल उनके चैम्बर के जैसे ही था। काउंसिल रिचर्ड से गुड बाय कहता है और रिचर्ड शिप को सिक्योर कर अर्थ की ओर देखने लगता है। अभी देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत जाते हैं और वो बच्चे अभी बड़े होकर टीनेजर्स बन जाते हैं। शिप में सभी का अपना अपना स्पेसिफिक टास्क होता है जिसे रिचर्ड मॉनिटर करता है, और वो सभी रूटीनली अपने टाइम पर बिना कोई हेरफेर उसे पूरा करता है। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली थी कि टीनेज फेज में होने पर भी उन बच्चों में बिल्कुल भी जोश नहीं था। सभी किसी रोबोट की भांति अपने डेली टास्क को पूरा कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब क्रिस, जो कि बोटानिस्ट थे, लैब में काम करते वक्त मशीन के पास जाता है और उसके जाते ही मशीन टॉक्सिक अलर्ट देने लगता है कि उनके यूरिन में किसी तरह का टॉक्सिक केमिकल है। रिचर्ड भी वही था जो बताता है कि ये उनके खाने में रहे एक इंग्रेडिएंट की वजह से है। क्रिस के पूछने पर कि वो कौन सा केमिकल है, रिचर्ड नहीं पता कहकर बात को टाल देता है। क्रिस समझ जाता है कि रिचर्ड कुछ छुपा रहा है। वो जैक के साथ इस बारे में खोजबीन करता है और वो पाता है कि उस केमिकल का डिटेल उनके कंप्यूटर से मिसिंग है। वो उनके कंप्यूटर को मेन सर्वर से कनेक्ट कर देता है और वहां से उन्हें उस केमिकल के बारे में पता चल जाता है कि ये केमिकल उनके ब्लू सिरप में है। इसके इंटेक से इंसान डल हो जाता है और साथ ही उनके सेक्स ड्राइव भी सप्रेस हो जाता है। इसी वजह से उनमें काम वासना और उत्तेजना पैदा नहीं होता। अब इसे जानने के बाद दोनों को लगता है कि ये उन्हें कंट्रोल करने के लिए है, जिससे कि वो लोग नेचुरली रिप्रोड्यूस ना कर सके। दोनों सिरप को लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे उनमें डिजायर्स एंड इमोशन बढ़ने लगता है। तभी एक रूटीन सेशन के दौरान क्रिस रिवील करता है कि उसे शिप में एक सीक्रेट चैम्बर होने का पता चला है। उसके पूछने पर कि उसमें क्या है, रिचर्ड कहता है कि वो चैम्बर सिर्फ थर्ड जनरेशन के लिए है, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसमें क्या है। क्रिस चला जाता है और रिचर्ड मिशन कंट्रोल को मैसेज भेजता है कि बच्चे स्मार्ट है
उन्हें पता चल जाता है कि वो कब उनसे झूठ बोल रहा है। वो उनके साथ ऑनेस्ट रहना चाहता है, उन्हें सब कुछ बता देना चाहता है, नहीं तो बच्चे उस पर से भरोसा खो देंगे और इसीलिए उसे मिशन कंट्रोल की परमिशन चाहिए। वो मैसेज को सेंड कर देता है, पर उसका जवाब आने में अभी 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त लगने वाला था। इधर जैक और क्रिस में इमोशन बढ़ने लगता है और वो दोनों ही सेला की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। पर जब जैक सेला से अपनी मन की बात बताने जाता है, रिचर्ड उसे रोक देता है, ये कहकर कि रूल्स के हिसाब से एक दूसरे को छूना मना है। इसी दौरान शिप में एक अजीब सी वाइब्रेटिंग साउंड होता है जो इससे पहले भी कई बार हो चुका था। दोनों एड के पास जाता है जो कहता है कि उसने सभी कैमरों को चेक किया पर उसे कुछ नहीं दिखा। क्रिस के कहने पर कि रिचर्ड ने कहा था कि वो बस कूलिंग मशीन की साउंड है, जैक कहता है कि रिचर्ड एक लायर है और फिर वो एड से पूछता है कि क्या बाहर कुछ हो सकता है। जवाब में एड कहता है हाँ हो सकता है, अगर एक प्लेनेट में लाइफ हो सकता है तो फिर यहाँ बाहर क्यों नहीं। दोनों अभी सोने जा रहा था और उसी वक्त वो देखता है कि रिचर्ड बात करते हुए सेला के कंधे पर हाथ रख रहा है। अब इसे देख जैक को जेलसी फील होने लगता है कि रिचर्ड उसे छू सकता है मगर वो नहीं। उसी दौरान बाहर रेडियो इक्विपमेंट में कोई खराबी आ जाता है जिसके चलते शिप का अर्थ के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता है। अब इसे ठीक करने बाहर जाने की जरूरत थी तो इसके लिए रिचर्ड जैक को चुनता है। जैक अभी सूट पहनने जा रहा था मगर तभी सेला को देख वो गलत तरीके से उसे छूने लगता है। सेला के रोकने पर जैक जबरदस्ती पर उतर आता है पर तभी रिचर्ड आकर उसे रोक लेता है। जैक वहां से भाग जाता है और फिर रिचर्ड क्रिस को लेकर बाहर चला जाता है। वो उस रेडियो को ठीक कर रहा था मगर उसी वक्त वो साउंड फिर से उठता है और फिर अचानक से कोई चीज रिचर्ड पर हमला कर देता है। रिचर्ड का शरीर बुरी तरीके से झुलस जाता है और फिर आखिर में उसकी मौत हो जाती है। इधर आर्काइव रूम में भी आग लगने की वजह से सारी रिकॉर्डिंग्स तबाह हो जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर रिचर्ड पर किस चीज ने हमला किया। इस हादसे से सभी में डर बैठ जाता है कि शिप के बाहर कोई एलियन मौजूद है। अब रिचर्ड के मौत के बाद शिप के लीडर की जगह खाली हो चुका था जिसे जैक ओवरटेक करना चाहता है, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से लीडर चुनने के लिए वोट डालने की जरूरत थी। सभी वोट डालते हैं और फिर लीडर क्रिस को चुना जाता है। सभी तय करते हैं कि सबसे पहले शिप में जो डैमेज हुआ है वो लोग उसे ठीक करेंगे और फिर सभी अपने अपने काम में लग जाता है। इधर क्रिस सेला के साथ रिचर्ड के सामान को समेटने लगता है जहाँ उन्हें रिचर्ड का वीडियो जर्नल मिलता है। उसे ये साफ था कि उसे बच्चों का कितना ख्याल था। अभी वक्त बीतने के साथ साथ क्रिस और सेला करीब आने लगते हैं जिसे देख जैक और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। वो सबको उस ब्लू ड्रिंक के बारे में बता देता है जिसके तहत सब उस ड्रिंक को लेना बंद कर देता है। अब इसके चलते धीरे धीरे सभी अपने ह्यूमन नेचर में वापस आ जाते हैं और पहले शिप में जो बैलेंस लाइफ था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। नियम कानून को ना मानना, जहाँ मिले वहीं शुरू हो जाना, कोई भी अपने काम को ना करना, ये दिन का रूटीन बन चुका था। क्रिस का ऑर्डर मानना सबने बंद कर दिया था क्योंकि धीरे धीरे जैक ने सबको अपनी तरफ कर लिया। वो दावा करता है कि वो एलियन जिसने रिचर्ड को मारा वो अभी भी आर्काइव रूम में ही है। जब वो और काई आर्काइव रूम में था उस एलियन ने उन पर हमला कर दिया। वो दोनों तो किसी तरह से भाग आया मगर आग लगने की वजह से वहाँ का सारा डेटा तबाह हो गया। अब ये जानने के बाद कि एलियन अंदर है सब में डर बस जाता है सिवाय क्रिस, सेला, एंडा, एलेक्स और फीबी के, जिन्हें लगता है कि ये बस जैक की मनगढ़ंत कहानी है और शायद वो किसी एविडेंस को मिटाना चाहता था। उन्हें आर्काइव रूम से एक डाटा सोर्स मिलता है जिसे देखने के साथ ही उन्हें सारा सच मालूम पड़ जाता है। दरअसल रिचर्ड पर जो अटैक हुआ था वो किसी एलियन ने नहीं बल्कि जैक ने ही किया था। जब रिचर्ड रेडियो के पास था उसी वक्त कूलिंग सिस्टम की आवाज फिर से आने लगा और इसी का मौका देख जैक ने इलेक्ट्रिक सर्ज को फुल पावर में चालू कर दिया। फिर कोई सबूत ना रहे इसके लिए उन्होंने आर्काइव रूम में भी आग लगा दिया और सब में डर फैला दिया कि वो हमला एलियन ने किया ताकि वो शिप को अपने कंट्रोल में ले सके। क्रिस ये सबूत ले जाकर सबके सामने रख देता है। अपना सच बाहर आता देख जैक कहता है कि उसने उन सबको बचाने के लिए किया। रिचर्ड सबको कंट्रोल करना चाहता था क्योंकि वो एलियन उसके अंदर था और अब उसके मरने के बाद वो एलियन किसी और के अंदर चला गया है। हमें उसे ढूंढकर मारना होगा नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। इस तरह वो उन्हें भटकाने में कामयाब रहता है और पीटर, जिसका काई के साथ झगड़ा हो गया था, सबको उसके खिलाफ कर देता है कि एलियन अभी उसके अंदर है। सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पीटर को पूरे
शिप में भगाते हुए आखिरकार उसको मार डालता है। इधर ये पांचों अकेले में डिस्कस करते हैं कि इस वक्त मामला गर्म है, बेहतर यही होगा कि हम भी उनके साथ मिल जाए। जब सब कुछ शांत होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, और वैसे भी उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। इस पर सेला को कुछ याद आता है और कहती है कि रिचर्ड ने कहा था कि क्रिस को हथियार के बारे में पता है। क्रिस समझ जाता है कि हथियार उसे सीक्रेट चैम्बर में है। वो चुपके से उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है, पर पासवर्ड की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। तभी पास ही जूली और एलेक्स मस्ती कर रहे थे, जो मशीन के कंटिन्यूअस बीप को सुन लेता है। वो जैक को इन्फॉर्म कर देती है और फिर वो सभी मिलकर दरवाजे को तोड़ देता है। उसके अंदर से उन्हें कंटेनर भर के हथियार मिल जाता है, जिसे लेकर वो उन पांचों का शिकार करने निकल पड़ता है। जब ये पता चलता है कि जैक को हथियार मिल चुका है, एंडा और एलेक्स जैक के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बदले में वो उन्हें बता देता है कि वो तीनों अभी कहाँ छिपे हैं। तीनों पकड़ लिए जाते हैं, जहाँ फिबी के कहने पर कि तुम लोग गलत कर रहे हो, काई उसे मार देता है। अभी जैक क्रिस को भी मारने वाला था, पर जैसे तैसे करके क्रिस भागने में कामयाब हो जाता है और इसी मौके में सेला भी भाग जाती है। दोनों इस वक्त मेडिकल रूम में छुपे थे, जहां काई उन पर हमला कर देता है, पर आखिरकार उनके लड़ाई के बीच वो मारा जाता है। दोनों वहां से भाग ही रहे थे, पर तभी जैक उन पर हमला कर देता है, जिसमें क्रिस घायल हो जाता है। दोनों जैसे तैसे वहां से एयरलॉक पहुंचता है और सूट पहनकर वहां छुप जाता है। जैक जैसे ही दरवाजे पर शूट करता है, एयरलॉक खुला रहने की वजह से वो बाहर की तरफ खींचने लगता है। यहाँ उनके बीच हाथापाई हो जाता है और इसी बीच क्रिस शिप से बाहर गिर जाता है। जैक वापस से अंदर आने लगता है, पर तभी सेला उसे धक्के मारकर शिप से बाहर फेंक देती है। जैक मारा जाता है और हम देखते हैं कि क्रिस बच गया है। दोनों वापस आता है और सभी को जैक की मौत की जानकारी देता है, जिसे जानने के बाद सभी हथियार नीचे डाल देता है। अभी फिर से वोटिंग होती है और इस बार सेला को शिप का लीडर बनाया जाता है। सभी मिलकर ये फैसला लेता है कि वो लोग दोबारा से उस ड्रग को नहीं लेंगे। जिसका जो काम होगा वो पूरी ईमानदारी से करेंगे और सभी मिलजुल कर रहेंगे। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगता है और पूरे 76 साल बाद आखिरकार वो लोग उस नए ग्रह तक पहुंच ही जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और एक नए सूरज के साथ ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाता है। मूवी बिल्कुल ही सिंपल है। इंसान की नस्ल को बचाए रखने के लिए 30 लोगों को एक नए ग्रह की ओर भेजा जाता है, जहां उनके पोता पोती घर बसाकर इंसान की नस्ल को कायम रख सके। रास्ते में उनके सामने कई तरह की परेशानी आती है, पर आखिर में वो उन सबको पार कर उस नए ग्रह तक पहुंच ही जाते हैं। अब वो नया ग्रह कैसा था और क्या उसमें पहले से ही कोई दूसरा नस्ल बसा हुआ था और उनके साथ क्या हुआ, ये मूवी में नहीं दिखाया जाता। सो ये व्यूअर्स के ऊपर है कि वो इसका एंडिंग कैसे चाहते हैं। तो अभी जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक को भी करके ही जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। सो बाय।